सो वेलकम बैक। अभी तक हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम द फिजिक्स। नाउ आने वाली कुछ वीडियोस हम बेसिक ऑफ एलजेब्रा समझने की कोशिश करेंगे। वो सारे टॉपिक्स जो फिजिक्स में काम आएंगे हमें। कुछ चीज़ें मैंने फिजिक्स के दौरान भी मैंने समझा दी थी जब हम फिजिक्स पढ़ रहे थे सेकंड थर्ड चैप्टर में, जैसे वेक्टर्स, हाउ टू ऐड वेक्टर्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स, ये सब। बट वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे लेना है, और भी चीज़ें, फंक्शंस क्या होते हैं, उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं, आगे हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो वो सब के लिए हमें कुछ बेसिक्स फाउंडेशन, मैथमेटिक्स फाउंडेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। तो वो चीज़ें हम एलजेब्रा में अभी हम आने वाले कुछ वीडियोस उसी पे ही रहने वाली हैं। एंड आज जो हम चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ, जो कि हमें फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो फर्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे फंक्शंस के अंदर वो है रिलेशंस। रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम नॉर्मल लाइफ में जब भी रिलेशंस की बात करते हैं तो भाई बहन का रिलेशनशिप, फादर सन का, मदर सन का, एंड सो ऑन, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, आपस में रिलेशनशिप कैसे है लोगों के, तो वो रिलेशन वहाँ हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स या एलजेब्रा में रिलेशंस का मतलब क्या होता है, इस ग्राफ से बार ग्राफ से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ हाईएस्ट पेड टीवी सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, एंड जैसे हॉवर्ड स्टर्न है $95 million, and Simon Cowell $95 million, Glenn Beck $90 million, and so on. McGraw it's $82 million, and Winfrey is $82 million each. तो यहाँ से हम रिलेशन यहाँ पे क्या देख सकते हैं। रिलेशन अगर मैथमेटिकल टर्म में मैं बोलूँ तो रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या, देखिए अगर मैं यहाँ पे ये स्टर्न की बात करूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टर्न, ऑर्डर्ड पेयर लिख रहा हूँ मैं भी स्टर्न, एंड देन स्टर्न में कितना अमाउंट है 95 मिलियन, तो 95 इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं कोवेल की बात करूँ तो कोवेल के हमें कितना दे रखा है 95 ही दोनों, $95 मिलियन, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है हम सब लिख लेंगे। यहाँ पे बैक का है 90, एंड देन विनफ्रे का है 82, एंड फाइनली मैग्रो का है 82। तो दीज आर द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूं। These are the set of ordered pairs, और इसको हम बोलते हैं रिलेशन। इसको हम इस ब्रैकेट्स में डालते हैं, and the set of this ordered pair is known as relation. I hope कि आपको चीजें रिलेशन अभी तक समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ऑर्डर्ड पेयर्स को हम रिलेशन बोलते हैं। अच्छा, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट कंपोनेंट है, ये हर एक किसी की बात कर लो चाहिए, उनको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। डोमेन ऑफ द रिलेशन, इनके डोमेन है ये। और इन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेकंड कंपोनेंट है, ये वाले सबको, यहाँ पे भी, इनको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन। इनको क्या बोलते हैं, द रेंज ऑफ द रिलेशन। ओके, तो अब मान लो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। हमें एक रिलेशन हमें दिया हुआ है 0,9.1, देन 10,6.7, देन 20,10.7, देन 30,13.2। अब हमें बताना है कि इसके डोमेन क्या है और रिलेशन क्या है, रेंज क्या है, सॉरी, डोमेन और रेंज बताने हैं इस रिलेशन की। रिलेशन हमें दिया हुआ है, इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन
इज व्हाट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे क्या है 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, तो इसको क्या बोलेंगे डोमेन। अच्छा रेंज की बात करूं तो क्या है यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट हम देखेंगे हर एक ऑर्डर पेयर का 9.1, 6.7, 10.7 एंड देन 13.2। तो ये हो गया रेंज और डोमेन। अभी रिलेशन की बात चल रही है। अभी रिलेशन क्या होता है ये चीज क्लियर। रिलेशन के अंदर जो डोमेन और रेंज हम कैसे डिफाइन करते हैं रिलेशन का, वो चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा जिसके हमने डोमेन और रेंज डिफाइन किए थे, जैसे ये वाला एग्जाम्पल जस्ट अभी हम देख के आए हैं, तो क्या आपने ये सोचा कि यार ऐसे कौन से रूल हैं जो कि डोमेन और रेंज की वैल्यू डिसाइड कर रहा है। एक्चुअली ये एग्जाम्पल यहाँ से लिया गया था। यहाँ पे 9 देखो, ये दिस इज द ग्राफ बार ग्राफ दैट शोज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट कॉलेज स्टूडेंट्स क्लेमिंग नो रिलीजन एफिलिएशन। तो जैसे 1970 में 9.1% वुमेन ऐसी थी जिन्होंने दैट क्लेम नो रिलीजन एफिलिएशन। ऐसे ही 1980 में 6.7। अब इसको हमने रेफरेंस लिया, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग करी, दिस इज 0 एंड देन 10 ईयर्स के बाद यहाँ पे 10 हो गया, देन यहाँ पे ये 20 हो गया, देन यहाँ पे ये 30 हो गया एंड देन यहाँ पे ये 40 हो गया एंड सो ऑन। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि 30 पे 13.2 था, तो ये था 30, यहाँ पे वुमेन का 13.2 है। इसको हम ऐसे ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। जैसे यहाँ पे दिस इज एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कितना है वुमेन का 9.1, यहाँ पे 10 पे कितना है 6.7 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ हमने यहाँ से ली थी, इस ग्राफ की हेल्प से हमने समझा था। तो आपको ये 30 और 13.2 इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 30 ईयर्स आफ्टर 1970, इसका मतलब ये है। और 13.2 क्या है, 13.2% ऑफ द फर्स्ट ईयर कॉलेज वुमेन क्लेमिंग नो रिलीजन एफिलिएशन, इसका मतलब ये है। तो इसको जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको हम रेंज बोलते हैं। देयर इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द रिलेशन। ये पूरी रिलेशन है ना जिसके हमने डोमेन और रेंज डिफाइन किया। एक तरीका और है रिलेशन को दिखाने का, और अक्सर हम वही यूज़ करते हैं, आपने बहुत सी टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा वो। तो यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऐसे एंड देन एक यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डोमेन और यहाँ पे हम लिखते हैं रेंज। अब देखो 1970 में 1970 में हमने 0 लिया था, तो हमने इसको 0 रखेंगे। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, केवल एक नंबर है 9.1, तो रेंज में आएगा 9.1 और ये इसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे। बोलो यार। अच्छा अब 10 में है, तो 10 में कितना है 6.7। अभी वुमेन क्या हम देख रहे हैं, तो 6.7, देन ये इस आपस में कनेक्टेड है। देन 20 है, 20 किसके साथ है, 20 is with 10.7 एंड सो ऑन। एक और लिख देता हूँ 30 अगर मैं देखूँ तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है 13.2 तक। तो ये हो गया। ऐसे ही हम आगे भी डिफाइन कर सकते हैं, 40 लेके 21.7 लिख सकते हैं। तो एक ये तरीका भी है डोमेन और रेंज को लिखने का, और इसको हम क्या बोलते हैं रिलेशन, ये तरीका है। अच्छा अब हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हम फंक्शंस को समझ पाएं कि फंक्शन क्या होता है फिर। तो चलिए अब समझते हैं फंक्शन क्या होता है। ना वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये एग्जांपल देखा था जहां पे हमने सेलिब्रिटीज एंड उनकी अर्निंग्स हमने देखी थी और उसके बेस्ड हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। अच्छा अब इस रिलेशन को डिफाइन करने का दो तरीके हैं, मतलब या तो आप सेलिब्रिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू अर्निंग देख लो या अर्निंग कॉरस्पॉन्डिंग टू सेलिब्रिटी देखो। बोला समझ नहीं आया क्या क्या कहना चाह रहे हो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन और यहाँ मैं लिखता हूँ रेंज। दिस इज द डोमेन डी एंड दिस इज द रेंज आर। ठीक है। स्टर्न है, कितने पर्सन है डोमेन के अंदर, स्टर्न है, कोविल है, बेक है एंड देन विनफ्रे है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। विनफ्रे है,
एंड फाइनली मैग्रो है। तो ये पर्सन हमें है, सेलिब्रिटीज़ हैं। अच्छा, रेंज में फिर इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे क्या क्या वैल्यूज आएंगी। स्टर्न का है $95 मिलियन। देन ये कोविल कितना कमाते हैं भाई साहब, 95, ये भी सेम ही है। बेक इज 90। अच्छा, ये 95, दोनों 95 कमा रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि इसको इसके साथ ही ज्वाइन कर देता हूँ। बार बार 95 लिखने की क्या आवश्यकता है, लाइक दिस। ठीक है, बेक 90 है, वेनफ्रे 82 है, एंड हमारे मैग्रो साहब भी 82 ही कमा रहे हैं। तो ये रिलेशन हो गया। हम रिलेशन को कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते थे कि दिस इज व्हाट, दिस इज द सेलिब्रिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू अर्निंग। मतलब आप सेलिब्रिटी का नाम बताइए, हम अर्निंग बता देंगे कितनी है। जैसे बैक मैं बोलूँ, बैक की अर्निंग कितनी है, 90, सीधा आप देख के बता दोगे। तो सेलिब्रिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू अर्निंग। तो ये एक रिलेशन इस तरीके से हो गया। हम उल्टा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ अपना डोमेन, और ये हो गया रेंज। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया, यहाँ मैं लिखूंगा 95, 90, 82, एंड 95 कमाने वाले दो लोग हैं, एक हमारा स्टर्न साहब है और कोविल साहब है। 90 वाले केवल एक ही हैं, बेक, और 82 वाले दो हैं, दिस इज मैग्रो एंड विनफ्रे। ठीक है, तो ये भी रिलेशन है, बट ये रिलेशन क्या है, अर्निंग कॉरस्पॉन्डिंग टू सेलिब्रिटी, मतलब कितनी अर्निंग कमा रहे हैं फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग सेलिब्रिटी। अर्निंग कॉरस्पॉन्ड्स टू सेलिब्रिटीज। मतलब आप अर्निंग बता दीजिए कि 90 है, तो हम सेलिब्रिटी बताएंगे ये बेक है। 95 है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि 95 है तो स्टर्न भी हो सकता है और कोवेल भी हो सकता है। तो ये दोनों ही रिलेशन है, ये दोनों ही रिलेशन है, इन दोनों को डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों ही रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन, डोमेन, रेंज समझ में आया। बट फिर फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन? सो अ रिलेशन in which each member of the domain corresponds to exactly one member of the range is known as function। मतलब अगर मैं इन दोनों रिलेशन की बात करूं तो कह रहे हैं कि डोमेन का जो एलिमेंट है, एक जो मेंबर है, वो रेंज के केवल एक मेंबर के साथ एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा कर रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन होगा, रिलेशन जरूर होगा, दोनों रिलेशन है, बट फंक्शन तभी होगा जब डोमेन का एक मेंबर रेंज के एक मेंबर के साथ एसोसिएटेड है। जैसे अब मैं इन दोनों एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। जैसे डोमेन का मैं पहला मेंबर देखूं, स्टर्न केवल रेंज के एक मेंबर के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज 95। कोवेल भी केवल एक मेंबर के साथ एसोसिएटेड है, विच इज 95। तो ठीक है, बेक भी केवल एक नंबर के साथ एसोसिएटेड है, 90। ऐसे विनफ्रे भी केवल 82 के साथ एसोसिएटेड है, मैक्रो भी केवल एक मेंबर के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज 82। हाँ, मेंबर दोनों, ये मतलब ये 82 सेम है दोनों के लिए, लेकिन ये एसोसिएटेड केवल एक के साथ है। डोमेन का कोई भी मेंबर रेंज के केवल एक मेंबर के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। वो अलग बात है कि डोमेन के दो मेंबर इस एक के साथ एसोसिएटेड है, वो चलेगा, बट इसका एक मेंबर केवल इसके एक मेंबर के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे फंक्शन। तो जो ये वाला जो रिलेशन है, इट इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। अब मैं इसकी बात करता हूं, ये भी सेकंड वाले केस में ये भी रिलेशन है, बट क्या ये फंक्शन हम इसको कहेंगे? देखो, अब जो 95 है ये यहाँ पे दो लोगों के साथ कनेक्टेड है, स्टर्न के साथ भी और कोवेल के साथ भी। और हमने कहा फंक्शन की डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन की गई है कि रिलेशन में जो डोमेन है उसका एक मेंबर रेंज के केवल एक मेंबर के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। अब देखो 95 है, ये 95 तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी, दोनों के साथ एसोसिएटेड है,
तो इसको हम नहीं बोलेंगे फंक्शन। ऐसे ये 82 है, 82 विनफ्रे के साथ भी एसोसिएटेड है और ये मैग्रो के साथ भी एसोसिएटेड है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। आई होप कि फंक्शन की एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि किसे हम फंक्शन बोलेंगे और किसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। अच्छा, अगर रिलेशन ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखे हों, जैसे अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, इस वाले केस में अगर रिलेशन सपोज ऐसे लिखा गया है 95 कॉमा दिस इज विद स्टोन एंड देन 95 कॉमा दिस इज विद कॉवल, देन 90 कॉमा बी एंड देन 82 कॉमा वेनफ्रे एंड मैग्रो दोनों ही हैं, तो एक बार वेनफ्रे आ जाएगा और एक बार मैग्रो आ जाएगा। इस तरीके से भी हम रिलेशन लिखते हैं, स्टार्टिंग में देखा था हमने वीडियो के। तो अब यहाँ पे देख के बताना हो कि यार ये फंक्शन है कि नहीं, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो ये हमें ये देखना है कि इस ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होने चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए। बोला समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? देखो यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, तो ये गलत, मतलब ये फंक्शन नहीं है। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, करेक्ट, ये फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो, जो कि यहाँ पे हो रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट सेम, तो ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। वो चीज़ हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये फंक्शन निकल के आया था हमारे पास। अगर मैं इसका लिखूँ तो हम कैसे लिखेंगे? अगर ऑर्डर्ड पेयर में अगर हमें ये रेंज, ये रिलेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? स्टोन इज विद 95, देन कोविल इज विद 95, then Beck is with 90, then Winfrey is with 82 and Megro is also with 82। अब देखो इसका कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट S है, देन C है, B है, W है, M है, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है ना, इसका मतलब ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। तो अगर इस फॉर्म में लिखा हो तब भी हम बता पाएंगे कि फंक्शन है कि नहीं है, अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हो तब भी हम बता पाएंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, सो हमें एक रिलेशन हमें डिफाइन किया गया है, तो रिलेशन क्या है? 1,6 देन 2,6, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा गया है 3,8 एंड देन 4,9। अब इसमें बताना है कि भैया ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, ये बताना है। देखो फर्स्ट एलिमेंट देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सारे फर्स्ट एलिमेंट तो डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इट इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। अब बी पार्ट में अगर एक क्वेश्चन और लूँ तो यहाँ पे देखते हैं 6,1, 6,2, 8,3 एंड देन 9,4। अब देखो यहाँ के इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए, सेम हो गए, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। आई होप कि आपको रिलेशन तो है, ये दोनों ही रिलेशन है, बट ये वाला सेकंड वाला फंक्शन नहीं है, फर्स्ट वाला है। तो रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, डोमेन और रेंज रिलेशन के हमने डिफाइन किए कि रेंज एंड डोमेन ऑफ द रिलेशन वो क्या होते हैं, और साथ में अभी हमने देखा कि फंक्शन क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, फंक्शन एज अ इक्वेशंस। तो अभी तक हमने फंक्शन को समझा था एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब हमें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं, हम बता देंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। बट एक्चुअल में जो फंक्शंस है दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल अभी हमने पहले वीडियो में देखा था ये वाला, यहाँ पे हमने ये बताया था कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ये रिलेशन डिफाइन किया था, एंड दिस वुड बी अ फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है किसी भी केस में, इट इज़ अ फंक्शन। अब ये तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, बट इसको हम एक इक्वेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं इस फंक्शन को। कैसे समझते हैं? सो दिस इज डिफाइंड एज y इक्वल्स टू 0.12x स्क्वायर, 0.0 है यहाँ पे, माइनस 0.2x प्लस 8.7। यहाँ पे जो वेरिएबल x है ना, ये वाला जो वेरिएबल x है, it defines or it basically represents the number of years after 1970,
और यहाँ पे ये y क्या डिफाइन कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट ईयर कॉलेज वुमेन, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे अपने पास ये था ना, तो ये वाली x वैल्यूज है बेसिकली, ये वाली, इसको हमने इस ऑर्डर्ड पेयर को हमने एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है, करेक्ट, ये वाला इक्वेशन। और यहाँ पे x हमें दिखा रहा है द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 1970। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हम x को क्या बोलेंगे, x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा क्यों, इंडिपेंडेंट क्यों है ये, क्योंकि इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द डोमेन, डोमेन से ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, एंड दिस y इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। बोले ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, क्योंकि x पे डिपेंड कर रहा है, x की आप जो वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3 जो आप वैल्यू पुट करेंगे वही y की वैल्यू है, उसके बेसिस के ऊपर y की वैल्यू आएगी, करेक्ट। नाउ अभी हमने जब ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से हम फंक्शन समझ रहे थे तो हमने देखा था कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन नहीं होता है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन होते भी हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, और इसकी कंडीशन भी हमने देखी थी कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन है, कौन से नहीं है। उसी तरीके से जो इक्वेशन है इट कैन बी अ फंक्शन, हियर y इज अ फंक्शन, हम क्या बोलेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्यों बोल पा रहे हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x की एक वैल्यू पे, किसी भी एक वैल्यू पे y की केवल एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यूज नहीं आने वाली है। आप x को 0 पुट कीजिए तो y की वैल्यू हमेशा एक ही आएगी, दो वैल्यू नहीं आएंगी। x को 2 पुट कीजिए तो y की वैल्यू केवल एक आएगी, कुछ अलग नहीं आने वाली। एक का मतलब आप सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर, देन इसको सॉल्व करोगे तो y की एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, जब भी आप 2 पुट करोगे वही आएगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। बट कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं जो फंक्शन नहीं होती हैं, जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर में देखा था, कुछ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शंस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो अब इस चीज़ को हम एग्जांपल समझते हैं कि कौन सी इक्वेशन फंक्शन होती है और कौन सी इक्वेशन फंक्शन नहीं होती है। जैसे ये एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट केस में हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड केस में हम ये वाली इक्वेशन लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एंड बाय द वे दिस इज वाई स्क्वायर है। दिस इज द इक्वेशन फॉर अ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन फॉर सर्कल। ओके, जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन फंक्शन हम कहेंगे कि विच ऑफ दीज इक्वेशन इज डिफाइंड एज y इज अ फंक्शन ऑफ x। इनमें से कौन सी दो इक्वेशन ऐसी हैं जिसमें हम बोल सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। उसके लिए क्या करो, पहले आप y लिखो, यहाँ पे y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहां से लिखोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और y यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट, और ये प्लस माइनस में आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि बताइए डिटरमाइन वेदर y इज अ फंक्शन ऑफ x और नॉट, ये क्वेश्चन है, और ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं। तो देखो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं x को 1 पुट करता हूं, इफ आई पुट x एज 1, यू व्हाट यू विल गेट y एज 4 माइनस 1 इज 3। इफ यू पुट x एज 2, अगर आप 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो किसी भी एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू एक ही आ रही है, अलग अलग नहीं आ रही है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर आप x को 0 पुट करोगे, इफ यू पुट x एज 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +2 भी आएगी और -2 भी आएगी। मतलब x की एक वैल्यू के लिए दो y की वैल्यू आ रही है, तो मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। एक x के लिए एक ही y आना चाहिए, तो दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक x के लिए एक y आ रहा है, सो दिस इक्वेशन इज अ फंक्शन। और फंक्शन क्या बोलेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, उल्टा नहीं, x इज अ फंक्शन ऑफ y, ये क्वेश्चन नहीं था, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये है कि नहीं है। तो आई होप कि अगर कोई इक्वेशन आपको दे रखी हो तो आप इजीली बता पाएंगे कि वो इक्वेशन फंक्शन है कि नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फंक्शंस नोटेशन, तो अभी हमने जस्ट देखा कि कोई इक्वेशन फंक्शन हो भी सकती हैं और कुछ इक्वेशन फंक्शन नहीं भी हो सकती हैं। जैसे ये वाली जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 0.012 एक्स स्क्वायर
माइनस 0.2x प्लस 8.7। ये इक्वेशन फंक्शन है क्योंकि किसी भी एक x की वैल्यू के ऊपर आपको y की एक ही वैल्यू आएगी। तो दिस इज द फंक्शन। नाउ व्हेनेवर एन इक्वेशन इज अ फंक्शन वी रिप्रेजेंट द फंक्शन बाय सम लेटर्स, भले ही वो स्मॉल f हो, इससे भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। मतलब रिप्रेजेंट करने का, दिखाने का एक तरीका है। g है, h है, या कैपिटल f हो गया, कैपिटल g हो गया, कैपिटल h, इन लेटर्स से हम फंक्शन को दिखाते हैं। इस फिगर से हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। देखो जो इनपुट x यहाँ पे लिखा है, अब थिंक द वैल्यू द डोमेन एज अ सेट ऑफ फंक्शंस इनपुट। x वैल्यू क्या है? बेसिकली डोमेन है। और ये जो f of x है, think this f of x to be the output value or the range as a set of functions output। बोलो चीज़ें भी थोड़ी क्लियर नहीं हुई, देखो बताते हैं, अच्छे से क्लियर करेंगे एक्चुअल हो क्या रहा है। ये इक्वेशन फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? f से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या लिखेंगे? f of x या फिर f at x। इसको कैसे बोलेंगे? f of x या फिर f at x। this to be equals to 0.012x square माइनस 0.2x प्लस 8.7। तो यहाँ पे जो x का जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं इनपुट। आप कुछ जो इनपुट डाल रहे हैं इस इक्वेशन में, क्या इनपुट डाल रहे हैं, और ये बेसिकली क्या है? डोमेन। x वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। अच्छा, ये f of x क्या है कि x, जब आपने यहाँ पे x पुट किया तो क्या आया? वैल्यू क्या आई? इसको बोलेंगे आउटपुट। क्या बोलेंगे? आउटपुट। जैसे यहाँ पे आपने कुछ इनपुट किया x की, आपने कुछ वैल्यू डाली x की, फंक्शन इस फंक्शन में डाली, फिर आउटपुट में क्या मिला? ये f of x। और इक्वेशन हम क्या लिखते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ये क्या होता है? ये होगी इक्वेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? रेंज। कि जो आउटपुट में आया वो दैट इज द रेंज। फॉर एग्जाम्पल, ये वाले इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू हम 30 पुट करें, अच्छा 30 इक्वेशन मैंने कहाँ से ली? इक्वेशन वही है जो ये अपना यहाँ पे देखा था ना हमने, ये यहाँ पे यहीं से ली गई ये इक्वेशन, इसी से फॉर्म किया गया है। तो जब यहाँ पे 30 पुट कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे 30 पुट करोगे x की जगह, तो हम क्या लिखेंगे? f of 30। क्या लिखेंगे? f of 30 या f at 30, फंक्शन at 30। जब x की वैल्यू 30 पुट करोगे तो 0.012 इंटू 30 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस सॉरी माइनस 0.2 इंटू एक्स इज 30, देन प्लस 8.7, तो ये आ जाएगी निकल के करीब 13.5। तो जब x की वैल्यू जब आप 30 पुट करोगे तो f of 30 या आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 13.5। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी कि फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इनपुट आउटपुट क्या होता है, रेंज डोमेन तो पहले बता दिया था मैंने। अब हम पढ़ेंगे आगे द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। सो ग्राफ ऑफ फंक्शंस, सपोज हमारे पास एक फंक्शन हमें दिया हुआ है f of x टू बी इक्वल्स टू 2x। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, मतलब यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे हम x वैल्यूज लिखेंगे, यहाँ पे f at x, जब x की वैल्यू जब आपने कुछ लिया तो x की वैल्यू, ये f of x की वैल्यू कितनी आई, और यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर x, y, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, f of x, एक ही बात है, ठीक है। तो अभी हम मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ -2। इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं -2 से लेके +2 तक जाऊँगा। -2, देन -1, देन 0, देन 1 एंड देन 2। अच्छा, जब आप x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, जब यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो f of x कितना आएगा? 2 इंटू -2 दैट इज -4 आएगा। और अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो -2, -4। बोलो यार, ऐसे ही -1 पे हो जाएगा अपने पास 2 हो जाएगा, ये सॉरी -2 हो जाएगा, देन 0, देन +1 एंड देन 4। यहाँ पे अगर ऑर्डर्ड पेयर पे लिखोगे तो -1, -2, 0, 0 एंड देन 1, 2 एंड देन 2, 4। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखे हैं ये हम ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकते हैं। एंड आफ्टर प्लॉटिंग आपको कुछ ग्राफ ये नज़र आएगा
यहाँ पे हम इसको y वैल्यू भी लिख सकते हैं या फिर f ऑफ x, एक ही बात है, f एट x, या तो इससे डिफाइन कर दो f ऑफ x, यहाँ पे x वैल्यूज है, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स थे हमने इसको प्लॉट किया एंड देन वी जॉइन विद अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया हम कैसे कि फंक्शन को हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अगर हमें ग्राफ हमें दिया हुआ है और हमें बताना है कि इज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द y एज अ फंक्शन ऑफ x और नॉट, तो वो चीज़ हम कैसे बताएंगे ग्राफ को देखकर। देखो बहुत सिंपल है, उसके लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो भी ग्राफ हमें दिया हो, जैसे यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, इट्स अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस। इफ दिस वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स, कोई कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो जहां आपकी इच्छा हो, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। इफ दिस वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स at more than one point, then the graph is not defined as a function of y. It is not defined y as a function of x. और अगर वो केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तब वो डिफाइन होगा। जैसे यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब ये दिस इज नॉट अ फंक्शन, हेयर y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। मतलब ये कैसे बोला कि ठीक है आपने वर्टिकल लाइन पे 2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, बट इसका फिजिकल मतलब हुआ क्या, पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। बैकग्राउंड में ये हो रहा है कि किसी भी एक x की वैल्यू, यहाँ पे कुछ x की वैल्यू होगी ना, मान लो 1 है, किसी भी एक x की वैल्यू पे हमें y की ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये y की वैल्यूज आ रही हैं, किसी भी एक x की वैल्यू पे हमें y की दो वैल्यूज निकल रही हैं। जैसे अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x वैल्यू तो 1 ही होगी, y वैल्यू कुछ होगी यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे x वैल्यू तो 1 ही है और y वैल्यू कुछ होगी। सपोज यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है, तो एक x की वैल्यू पे हमें दो y की वैल्यू मिल रही है। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी कि एक x की वैल्यू पे एक ही y की वैल्यू आनी चाहिए, बट यहाँ पे दो आ रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। या फिर हमने ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से भी समझा था। देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट दोनों का पहला मेंबर सेम है, तब भी वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो इस वाली सेकंड वाले ग्राफ में, तो हम पे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे केवल एक बार ये टच कर रही है, एक बार ये ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज अ फंक्शन। यहाँ पर भी दिस इज द फंक्शन, बट यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस ग्राफ इज दैट इज y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। तो ये चीज हो गया द वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब बढ़ते हैं आगे। नाउ आइडेंटिफाइंग डोमेन एंड रेंज फ्रॉम द फंक्शंस ग्राफ। सो अभी तक हमने फंक्शन और उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं चीज़ हमने देखा। अब ग्राफ की हेल्प से अगर हमें डोमेन और रेंज बतानी हो फंक्शन की, वो कैसे बताएंगे। तो अभी हमने देखा कि जो x वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन बताती हैं, और इसको हम इनपुट वैल्यूज़ भी बोलते हैं, इनपुट, और दिस इज द आउटपुट। तो जो x वैल्यूज़ होंगी वो हमें डोमेन बताएंगी, और जो y वैल्यूज़ होंगी, या इसको f ऑफ x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, f एट x, फंक्शन एट x। सो ये बताएंगे रेंज। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सो ये हमें ग्राफ दे रखा है किसी फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x का, एंड यहाँ पे हमें रेंज और डोमेन हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो x वैल्यूज़ होती है वो हमें डोमेन बताएंगी। तो यहाँ पे x वैल्यू कहाँ से शुरू कर रही है, -4 से लेके 2 तक जा रही है, तो दिस इज द डोमेन। रेंज देखूँ तो रेंज देखो y वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, y वैल्यू 1 से लेके 3 तक, ये 4 तक जा रही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, दिस इज 4, तो 1 से लेके 4 तक जा रही है। तो रेंज क्या है 1 to 4, और डोमेन क्या है -4 to 2। नाउ इसको लिखे कैसे, डोमेन और रेंज जैसे हमने यहाँ पे तो बोल दिया, बट इसको लिखे कैसे, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो पहली चीज मैं यहाँ लिख दूं कि डोमेन होता क्या है, डोमेन इज व्हाट, द सेट ऑफ इनपुट, इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। और यहाँ पे ये हमें मिलती कहाँ है, इट कैन बी फाउंड ऑन द एक्स एक्सिस। ऐसे ही अगर मैं रेंज लिखूं, रेंज लिखना चाहूँ कि रेंज क्या होता है, रेंज इज व्हाट, द सेट ऑफ आउटपुट, और ये हमें सेट आउटपुट दिखेंगे कहाँ पे, y एक्सिस पे।
कहाँ नज़र आएंगी, वाई एक्सिस पे। ओके अच्छा, इस वाले एग्जांपल में अब हमने बता तो दिया रेंज और डोमेन क्या है, बट इसको अब लिखने का तरीका होता है। कैसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is greater than or equals to -4, less than or equals to 2 and then bracket closed। यहाँ पे क्या है, the set of all x, इस लाइन का मतलब क्या है, स्लैश का, such that, इसको हम बोलते कैसे हैं, such that। यहाँ पे x is greater than or equals to -4 और less than or equals to 2। देखो यहाँ पे आपको ये दो जो डॉट नज़र आ रहे हैं, ये मतलब सॉलिड है डॉट, तो मतलब यहाँ पे 2 और -4 दोनों इंक्लूडेड हैं। अगर ये डॉट ऐसे होता, ये वाला, ये कुछ ऐसे होता यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो x में है ये 2 इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पे -4 भी इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ये जो इक्वल टू साइन है ना, ये हट जाता है यहाँ पे। बट क्योंकि ये सॉलिड है, इसका मतलब ये 4 और 2 दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने इक्वल साइन लगाया। अच्छा, ये तो हमने बता दिया क्या, डोमेन, दिस इज द डोमेन। अच्छा, अगर हमें रेंज बतानी हो तो रेंज, सो द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो ऐसे डिफाइन करते हैं रेंज। जैसे 1 से लेके 4 तक है y, तो वही लिखने का तरीका ये होता है। सो रेंज डोमेन ग्राफ की हेल्प से हम कैसे लिखते हैं और ये लिखने का तरीका क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो यहाँ पे हमें दो ग्राफ नज़र आ रहे हैं एंड हमें यहाँ पे इस फंक्शन दोनों केस में डोमेन और रेंज डिफाइन करनी है। सो पहले मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ डोमेन। सो ब्रैकेट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, देखो यहाँ पे x जो है इट इज़ ग्रेटर देन -3। देखो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो डॉट है ये हॉलो डॉट है, एंड इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2। देख रहे हो x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -3 से लेके 2 तक, यहीं तक जा रहा है x, और यहाँ पे -3 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए -3 to 2। ओके, रेंज अगर मैं लिखना चाहूँ तो रेंज इज व्हाट, y वैल्यूज, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो ब्रैकेट्स द सेट ऑफ ऑल y सच दैट, देखो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये 1 से लेके 2 तक जा रहा है और 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो y इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया रेंज और डोमेन। नाउ अब इस ग्राफ की बात करूं तो हम लिखते हैं डोमेन पहले, तो डोमेन विल बी इक्वल्स टू ब्रैकेट्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, देखो अब x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x यहाँ पे जा रहा है 1 से लेके 2, यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं है, बट यहाँ पे इस वाले फंक्शन में 2 to 3 देन 3 to 4, मतलब बेसिकली x 1 से लेके 4 तक वेरी कर रहा है और 1 यहाँ पे इंक्लूडेड है और 4 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो x इज रेंजिंग बिटवीन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लेस देन 4, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। अच्छा, रेंज जो होगा ये क्या है, रेंज देखो यहाँ पे रेंज क्या 1 ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो रेंज यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 2, 3। तो ये अब बच्चा बोलता है कि क्या मैं इस रेंज को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया 3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू तो 1.2 भी है कहीं ना कहीं, बट 1.2 तो y कहीं आ ही नहीं रहा, ये तो 1 ही है, खाली 2 ही है, 3 है, इसलिए हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा y इक्वल्स टू 1, 2, 3। और ये चीज़ मैं लिख गया कि सेट ऑफ ऑल y, ऐसे सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इक्वल्स टू 1, 2, 3, ऐसे नहीं लिखे या इस वाले केसेस में ऐसे नहीं लिख सकते। तो ऐसे हम किसी भी फंक्शन का हम डोमेन और रेंज हम डिफाइन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, डोमेन, रेंज, रिलेशन, किसको फंक्शन बोलेंगे, कैसे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और जब ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है, और फंक्शन का ये जब ग्राफ को देख के हम रेंज एंड डोमेन कैसे डिफाइन, पूरा 0 से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और रह गई, उसको डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। Now this is the last topic where we'll understand the identification of intercept from a function's graph। तो मतलब फंक्शन का ग्राफ हमें दिया होगा और हमें x और y इंटरसेप्ट हमें निकालने होंगे।
सो एक्स और वाई इंटरसेप्ट मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो, टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट विल लुक फॉर द पॉइंट्स दैट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। वो पॉइंट्स, ग्राफ के वो पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम उनको देखेंगे। उनकी जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, जो एक्स वैल्यूज होंगे, उसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट विल सी द पॉइंट्स विच इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस, और उनका जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। जैसे ये ग्राफ हमें दिया हुआ है फॉर अ फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये हमें दिया हुआ है। Okay, now we have to identify the x and the y intercept. So to identify the x intercept, we'll see the points that intersect the x axis. तो ये 3 points हैं जो x axis को intersect कर रहे हैं, और इनको अगर मैं ordered pair में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, -2, 0, this one is 2, 0, and this one is 5, 0. तो इनकी जो ये x values होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे, x intercept. सो हम कह सकते हैं कि जो x इंटरसेप्ट वो क्या है, -2, 3, 5. सिमिलरली फॉर द y इंटरसेप्ट विल सी द पॉइंट ऑन द y एक्सिस दैट कट्स द y एक्सिस। ये वाला पॉइंट है जो y एक्सिस को कट कर रहा है, एंड यहाँ पे इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 0, 3। करेक्ट, तो ये 3 क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं x इंटरसेप्ट को जो है, जो हमने निकाला है यहाँ पे -2, 3 एंड 5, अगर मैं इसको फंक्शन की नोटेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि f ऑफ -2, मतलब x की वैल्यू जब मैं -2 पुट कर रहा हूं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। जब x की वैल्यू आप -2 पुट कर रहे हैं तो जो फंक्शन है, मतलब y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है। ऐसे ही अगर मैं फंक्शन में x की वैल्यू 2 रखूं तब भी क्या आएगी, 0 ही आएगी, 0 आ रही है। ऐसे अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूं तब भी क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। तो जो x इंटरसेप्ट की जो ये वैल्यूज है ना, -2, 3 एंड 5, इसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द फंक्शन। क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द फंक्शन, क्योंकि इन पॉइंट्स पे जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द फंक्शन। ओके, अच्छा, अगर मैं इसको मैं फंक्शन की नोटेशन में लिखना चाहूँ, देखिए ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 3 है, मतलब x की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 0। तो जब x 0 पुट कर रहे हैं तो अपने पास फंक्शन कितना आ रहा है, 3। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये जीरोज नहीं है, दिस इज नॉट द जीरोज। जीरोज फंक्शन वो है जहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं बट फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, दिस इज नॉट द जीरोज ऑफ द फंक्शन, दिस विल नोन एज द जीरोज ऑफ द फंक्शन। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को एक सवाल है कि जो y इंटरसेप्ट है फॉर अ फंक्शन वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम केवल 1 हो सकता है। अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो जो y इंटरसेप्ट होगा ना, y इंटरसेप्ट वो केवल एटमोस्ट केवल 1 ही हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो x इंटरसेप्ट हैं वो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हो। बट इसको ऐसे कैसे 1 से ज़्यादा ये हो सकते हैं, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो सकता फॉर अ फंक्शन। देखो, अगर ये ग्राफ ये 2 इंटरसेप्ट होता, मतलब मान लो कुछ ऐसे जा रहा होता, मतलब ये 2 पॉइंट पे काट रहा होता, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम ये कह सकते हैं कि ये जो, अगर जैसे वर्टिकल लाइन टेस्ट में देखूं तो ये तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो मतलब ये फंक्शन है ही नहीं। तो फॉर अ ग्राफ टू बी अ फंक्शन इट हैज़ टू बी मैंडेटरी दैट द y इंटरसेप्ट इज एट मोस्ट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो मतलब वो फंक्शन ही नहीं है। और x इंटरसेप्ट ये 1, 2, 3, 4 कितने मर्जी हो सकते हैं, इनके कोई इशू नहीं है, बट ये केवल एक ही होगा। सो विद दिस मैंने इन डिटेल फंक्शन, रिलेशन, डोमेन, रेंज, इंटरसेप्ट से काफ़ी अच्छे से डिस्कस मैंने कर लिया है, और इनकी एप्लीकेशन से इनके कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स हम जब फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ बीच बीच में आते रहेंगे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने इसको एक साथ कवर कर लिया है। बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ अ टूल फॉर फिजिक्स, बिना मैथ्स के आप फिजिक्स को फील नहीं ले, मतलब समझ नहीं आएगा, कहीं ना कहीं अटक जाओगे आप। तो आगे हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सब कुछ देखेंगे, एंड देन विल सी द वेक्टर्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमेशा अपने फिजिक्स में काम आने वाले हैं, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टाइम तक, एंड देन विल गेट बैक टू द फिजिक्स टॉपिक। सो अभी के लिए इतना ही, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा,
गुड बाय।